Hello everybody, my name is Monita Sharma and you're watching DIY Generation. आज मैं बैठी हूँ मिस्टर स्वरण सिंह संधू जी के साथ. He is the owner of Raffles EduCity, one of the best immigration consultants in North region. Sir, welcome to our show. Thank you ji, thank you very much. Sir, first of all I would like to know that you started Raffles EduCity 10 years back when you were already well settled in Canada. So what actually motivated you to come back to your motherland and start business from scratch? See, वनिता जी, जब हम थे in Canada में, तो we incorporated this organization Raffles EduCity in 1998 and worked 2007 in Canada and helped lot of students. इस टाइम पे हमने चेक किया कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो स्पॉइल हो रहे हैं एंड उनके साथ बहुत गलत हो रहा है. उनको मिस गाइड किया जा रहा है, मिस सेल किया जा रहा है उनको, और उनको कुछ और ही सपने दिखा के यहाँ पे भेजा जा रहा है. तो देन वी डिसाइडेड इन 2007 to move back to our home country in India and guide properly to all the students so that यहाँ पे मतलब जो फॉरेन भेजने के, फॉरेन जाने के नाम पे जो धोखाधड़ी हो रही है, जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है, जो उनको मिस यूज किया जा रहा है, उनको स्पॉइल किया जा रहा है, उनको एक डिफरेंट टाइप के सपने दिखाए जा रहे हैं. एटलीस्ट बच्चों को हकीकत बताई जाए कि ऐसा कुछ नहीं है. कनाडा, अमेरिका, यूएस, न्यूजीलैंड में इतना नहीं है जितना दिखाया जाता है ठीक है, अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा भी है, बट इतना भी अच्छा नहीं है जितना उनको दिखा के भेज दिया जाता है. तो इन 2007 आप having everything in Canada, so we decided to move back to India and to guide the student. इसी बिजनेस को एथिक के साथ एथिकली चलाने के लिए देन इन 2007 हमने ये Raffles EduCity स्टार्ट किया यहाँ पे इन इंडिया. तो सर, जब भी कोई इंसान कोई नई चीज़ करने की कोशिश करता है, स्पेशली आपने जो किया, आपने एथिकली इस बिजनेस को रन किया जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी होती है जैसा कि आपने बताया, तो आपको डेफिनेटली कुछ स्ट्रगल्स भी फेस करनी पड़ी होंगी. किस तरह की स्ट्रगल्स आई इनिशियली? सबसे बहुत फनी स्ट्रगल था जो सबसे पहले, एक तो लोगों की तरफ से एंड दूसरा कॉम्पिटिटर की तरफ से. मतलब जैसा ये था कि एक यहाँ पे एक इमेज बनी हुई थी इन इंडिया और इन नॉर्थ रीजन के फॉरेन जाने के लिए 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपीज लगते हैं. तो जब हम आके बच्चों को, यहाँ पे स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को जब मैं बताता था कि 20, 25, 30 लाख रुपए में, एक वर्ड तब यूज हुआ करता था पैकेज, कि हम आपका एक पैकेज बना के देंगे 25 एंड 30 लाख रुपीस का, जिसमें आपकी कॉलेज की फीस होगी, आपका एयर टिकट होगा, आपका सब कुछ होगा, बस आपको हमें 30 लाख रुपीस देना और आपका बच्चा कनाडा में पहुंच जाएगा. तो हमने लोगों को आके जब बताना शुरू किया कि 30 लाख नहीं लगता है, एक कॉलेज की फीस 7 से 8 लाख रुपया होती है, बस इतना ही आपको पे करना होता है. तो लोगों ने हम पे फेथ नहीं किया कि ये होता है. अगर उनको लग रहा है कि ये सस्ती मिल रही है चीज या ये कुछ शायद ये गलत बोल रहे हैं, बिकॉज सारी मार्केट में 95 लोग हैं जो वो बोल रहे हैं 30 लाख लगेगा, और ये 4-5 लोग कह रहे हैं कि नहीं 7-8 लगेगा, 6 लाख लगेगा. तो वो एक बहुत हमने बड़ा टफ था हमारे लिए लोगों को समझाना कि फॉरेन जाने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए होता है. फिर सेकंड हमें कॉम्पिटिशन्स का था जी, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनको जब लगा कि ये कंपनी जो नहीं आई है, जो हमारी दुकानदारी बंद करवा रही है, जहां जहां पे लूप होल्स हैं, हमने आके लोगों को ये बताना स्टार्ट किया कि कंसल्टेंट, इमिग्रेशन कंपनीज एंड कंसल्टेंट एंड एजेंट्स कहां पे लोगों को ठगी मारते, कौन कौन से ऐसे चेक पॉइंट है जहां पे लोगों को देखना चाहिए कि बचना चाहिए यहाँ से. जब हमने वो एक्सपोज करना शुरू किया तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने अननेसेसरली हमें हरास करना शुरू किया, बट विद गॉड ग्रेस वी आर सक्सेसफुल नाउ इन दिस एरिया. तो ये 10-11 साल में आपकी जर्नी कैसी रही? आपने किस ऑफिस से शुरू किया था और आज अब कहाँ पहुंचे हैं? बहुत एक स्मॉल ऑफिस था जी. जब हम आए थे हमें पता नहीं था कि हमें इतना मतलब ट्रिमेंडस जो है मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी लोगों से.
700 स्क्वायर फीट से हमने एक चंडीगढ़ में अपना ऑफिस स्टार्ट किया था, जब वो हमारा पहला ऑफिस था। आज हमारे पास चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर एंड बठिंडा ऑफिसेस हैं, और भी ऑफिसेस हमारे करनाल, देहरादून, हिमाचल में खुल रहे हैं। और आज हमारे पास 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया स्पेसेस हैं एंड 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा जर्नी था, बिकॉज टाइम लगता है जी, रातों रात में स्टार नहीं बना जाता अगर आपने कुछ अच्छा काम करना होता है। टाइम तो बहुत लगा, 10 years लगे, बट एक रेफरेंस बेस बना है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ रेफरल एडुसिटी इज we never believe on advertisement and newspapers and everything। हमारा जितना भी आज बिजनेस ग्रो हो रहा है वो रेफरेंस बेस पे है। लोगों को ये लगता है कि ये एक कंपनी है जो हमारे लिए अच्छा सोचती है एंड हमारे लिए अच्छा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके आगे क्या प्लान्स हैं? और हमारे प्लान्स ये हैं जी कि हम बिजनेस तो करना ही चाह रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। माय कंसर्न इज, एंड हमारे जो कंपनी का विजन है वो ये है कि हम अवेयर करना चाहते हैं। मतलब मैं आज भी अगर आप इफ यू अवेयर अबाउट पंजाब, तो हम एज स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू बीइंग अ पंजाबी, बिलोंग्स टू पंजाब, मुझे बहुत दुख होता है कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक स्टेट है पंजाब जहां पे फॉरेन जाने के नाम पे इतनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां भेज देते हैं जहां पे उनको पता नहीं होता है, शायद इनके बच्चे को गोली भी लग सकती है, उनको बॉर्डर पास करवा दिया जाता है, मिस सेल करके उनको बोला जाता है। तो मेरा कंसर्न ये है कि मैं एक अवेयरनेस कंपेनिंग करना चाहता हूं जी स्टार्ट साथ में, एंड उनके पैसे ना खराब हो, उनकी जिंदगी ना खराब हो, उनका फ्यूचर ना खराब हो। सो एक अवेयरनेस कंपेनिंग है, रेस्ट ऑल वी आर ग्रोइंग। आप ऑलरेडी, मैंने आपके YouTube पे शोज देखे हैं, आप ऑलरेडी अपने सेमिनार्स में भी बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर करवाते हैं। जो मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं इस फील्ड में, आप उसके बारे में भी बच्चों को बताते हैं। तो इससे आपका बिजनेस अफेक्ट नहीं होता क्या? 10 years लगे जी, इसीलिए हमें इस लेवल पे पहुंचते, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि रातों रात स्टार बनने के लिए कुछ भी अनएथिकल करो, कुछ भी गलत करो, तो 2-3 साल में आपकी कंपनी का ग्राफ बहुत बढ़ जाता है। हमें 10 years लगे यहाँ तक पहुंचते। आज हमारा जो नाम है, हमने जो कमाया है, मेरी जो कमाई है, मैं ये समझता हूं कि आज भी पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, दिल्ली में लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई आपने एथिकल एडवाइस लेनी है, अगर आपने सच में ये पता करना है कि आपका वीजा लग सकता है या नहीं लग सकता है, आप आगे बढ़ सकते हो, जा सकते हो, तो आप रेफरल एडुसिटी में चले जाओ। ये मुझे लग रहा है कमाई है कि हमारी कंपनी के ऊपर एक ये स्टैंप है ट्रुथ की, एंड मतलब ट्रुथ के साथ साथ ये हमारे कंपनी के माथे पे एक स्टैंप लगी है जी कि एथिकल बिजनेस कंपनी है ये। एक एग्जांपल देंगे कि आप किस तरह से स्टूडेंट को गाइड करते हैं? जैसे सपोज पंजाब के कोई छोटे से गांव से कोई बच्चा आपके पास आया है, +2 पास है, और उसका सपना सिर्फ यही है कि उसको कनाडा जाना है। उसके घर वालों ने भी बचपन से उसके कानों में यही डाल रखे कि कनाडा नहीं जब तक जाओगे तो तुम्हारी लाइफ नहीं बनेगी। तो आप कैसे गाइड करते हैं जो इतने अरमान लेकर आता है आपके पास बच्चा? सबसे बड़ी मुंतज एक प्रॉब्लम जो हमारी इंडस्ट्री में है, यहाँ पे पूरे इंडिया में मैं बात करता हूँ कि पूरे इंडिया के कंसल्टेंट जो स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं, उनका एक ही काम है, टू अरेंज द वीजा, दैट्स इट। वो बच्चे को बोलते हैं कि हम आपका ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर लाके अरेंज करके आपकी फाइल एम्बेसी में भेज देंगे एंड आपका वीजा आ जाएगा। वीजा जैसे ही आ जाता है वो बच्चों को पासपोर्ट दे देते हैं एंड बच्चे को बोलते हैं अब जाओ। वो सोचते हैं वीजा लेके देना हमारा काम था, वीजा ले दिया, अब काम खत्म हो गया। रेफरल एडुसिटी एकमात्र एक ऐसी कंपनी है पूरे इंडिया में जो बच्चों के साथ ये प्रॉमिस भी करती है एंड इस प्रॉमिस को डिलीवर भी करती है कि हम आपका सिर्फ वीजा नहीं लेके देंगे। बच्चा रॉ होता है, जब हमारे पास आता है हम उसको पहले आइलेट्स करवाते हैं, फिर उसकी कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में कॉलेजेस में एडमिशंस करवाते हैं। एडमिशंस करवाने के बाद उसका वीजा लेके देते हैं। वीजा लेके देने के बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। लाइक
लोग बोलते हैं, कंपनीज बोलती है कि वीजा दे दिया हमारा काम खत्म हो गया। रेफरल एडुसिटी में हम ये मानते हैं, विश्वास करते हैं कि वीजा बच्चे को हैंड ओवर करने के बाद हमारा काम स्टार्ट हो गया। फिर हम एयरपोर्ट पिकअप का उनका अरेंजमेंट करते हैं, उनका एकोमोडेशन का अरेंजमेंट करते हैं। मैं पर्सनली एवरी इनटेक हर कंट्री में बच्चों को जाके पर्सनली मिलके आता हूं, उनकी प्रॉब्लम्स है वो सुन के समझ के उनकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उनको उनके वर्क परमिट लेने में हम हेल्प करते हैं, उनको परमानेंट रेजिडेंसी लेने में हम हेल्प करते हैं। बच्चों के पेरेंट्स ने अगर वीजा लेना होता है उसके लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। बच्चों के पेरेंट्स ने परमानेंट रेजिडेंसी लेनी होती है उसके लिए भी हम उनकी हेल्प करते हैं। बच्चों की भी परमानेंट रेजिडेंसी में हेल्प करते हैं। बच्चों ने अपने स्पाउस को कॉल करना है वो भी हम हेल्प करते हैं। तो मतलब स्टूडेंट को आईलेट्स, टॉयफल, जीआरई, जीमैट करवाने से लेकर के उनकी एंड उनके पेरेंट्स की परमानेंट रेजिडेंसी तक ये कंपनी उनकी हेल्प करती है। जो उनको अदर कंट्रीज में जाकर के जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो वीजा से भी टफ होती हैं। अगर कोई उनको हैंडल कर ले तो वो बच्चे एंड उनके पेरेंट्स आपको कभी नहीं भूलते। हमारा बिजनेस इतना ग्रो करने का सबसे जो मेन रीजन है वो यही है कि हम बच्चे को कभी छोड़ते नहीं है तब तक वो परमानेंट रेजिडेंसी नहीं ले लेता। आप कैसे स्टाफ को पैम्पर करते हैं, ट्रेन करते हैं कि वो बच्चों को सही एडवाइस दें? बिकॉज ऑब्वियसली आप हर बच्चे से तो मिल नहीं सकते होंगे पर्सनली, या आप मिल लेते हैं? नहीं, मैं मिल लेता हूँ जी। अच्छा। मेरा मतलब मेरे पास देखो टाइम सबके पास होता है। मैं एक और मुंतज में एक बात सबको भी बताना चाहता हूँ। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनमें फ्रेंचाइजी नहीं दी जाती। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो के ब्रांचेस खोलने से नहीं चलते हैं, लाइक डॉक्टर्स, लाइक लॉयर्स, लाइक कंसल्टेंट्स। ये 2-3 ऐसे प्रोफेशंस हैं जिन पे आप अपनी फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। आपको खुद ही, डॉक्टर अगर स्पेशलिस्ट है तो वो खुद ही ऑपरेट करेगा, तो ही वो अपनी फ्रेंचाइजी किसी को नहीं दे सकता कि तुम जाके मेरे नाम पे ऑपरेट कर दो, बिकॉज मुझे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और तुम जाकर के, तुम्हें 5 का है तुम कर दो। सो मेरा जो कंसर्न था मेजरली वो यही था कि यहाँ पे जितनी भी इमिग्रेशन कंपनीज या स्टूडेंट वीजा कंपनीज या हो और ऐसी सिमिलर कंपनीज खुली हैं, उनके ओनर्स ने किया क्या हुआ बेसिकली, खुद तो आप अपने ऑफिसेज में बैठे हैं, जगह जगह पे स्टाफ रखा हुआ है, वो स्टाफ अनट्रेन्ड है, किसी को 6 मंथ का, किसी को 1 ईयर का। मैं नहीं कहना चाहता बट या मुझे बोलना पड़ रहा है कि वो लड़कियां, वो ग्रेजुएट या +2 लड़कियां वो बच्चों को करियर गाइडेंस देती हैं जिन्होंने अभी खुद फ्रेश ग्रेजुएशन या +2 या कोई MBA पास किया है। वो बच्चों को बताती है आपका कनाडा में फ्यूचर कैसे होगा, आप कनाडा में कामयाब कैसे हो पाओगे, जबकि वो आप 10, 15, 20,000 की जॉब करते हैं। उनको क्या, उनके बॉस को भी फॉरेन का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बेचारी बच्चों को क्या बताएंगी। बहुत ही मिसमैच हो रहा है। आप देखो कि कनाडा में, यूएस में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे, एक एग्जांपल देता हूं, जहां पे बहुत गंदी वाली स्नो पड़ती है, वहां पे कोई होटल, हॉस्पिटल इंडस्ट्री नहीं है, वहां पे बच्चों को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने भेज दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे मिसमैच होते हैं और कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो वहां पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिनका बाद में कोई फ्यूचर नहीं है, जो करियर नहीं है उनका, बट वो बच्चों को दे दिया जाता है। सो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इस वजह से कि लोग खुद जो एक्सपर्ट हैं, जो आप खुद एजुकेशन लेके आए, वो खुद बच्चों को नहीं मिलते। हर एक बच्चे को जो कोर्स दिया जाता है वो मेरी परमिशन के अकॉर्डिंगली ही दिया जाता है। हर एक बच्चे की जो फाइल बनती है वो मैं खुद बनाता हूं। फाइल मतलब 400 से 500, 1000 फाइलें जितनी भी साल में बनेगी वो मैं खुद बनाऊंगा, मैं खुद चेक करूंगा। यही काम खुद कोई करता नहीं है, वो अपना स्टाफ से करवाते हैं। तो मैं सबको मिल लेता हूं, बट मैं इसके अलावा मेरे पास जो मेरे सीनियर्स लोग हैं, जो मेरी कोर कमेटी है, ऑलमोस्ट सबकी कनाडा एंड यूएस, न्यूजीलैंड में बेच के उनकी ट्रेनिंग करवा चुका हूं जी मैं। और वो वहां जा करके खुद एक्सपोजर लेते हैं, कॉलेजेस को मिलते हैं, देखते हैं, स्टडी देखते हैं, कौन से एरिया में कौन सा सब्जेक्ट देना चाहिए स्टूडेंट को, देख के आकर के फिर वो अपनी टीम को आगे ट्रेन करते हैं एंड लोगों को ट्रेन करते हैं। ऑलराइट सर, आप अपने बारे में अब हमें कुछ बताइए। हम जानते हैं कि आप किस तरह के प्रोफेशनल हैं, तो पर्सनली आप किस तरह के इंसान हैं, थोड़ा आप उसके बारे में बताइए। मैं बहुत
वो कहल को लिखूं जी, काम ही करता रहता हूँ सारा दिन, मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत काम करता हूँ। तो मेरी लाइफ जो स्टार्ट हो जाती है, मेरा दिन जो स्टार्ट हो जाता है वो अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock हो जाता है एंड रात को पता नहीं 12-1 बजे तक चलता रहता है। सो पर्सनल लाइफ मैं सोचता हूँ जब हम बिजनेस में होते हैं तो मुझे लगता नहीं है जी कि बिजनेसमैन की कोई पर्सनल लाइफ होती है, ऐसे मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरा बिजनेस ही मेरी पर्सनल लाइफ है एंड मेरा कंपनी रेफरल एडुसिटी ही मेरी, मैं मानता हूँ कि कंपनी इज माई कंपनी इज माई मदर। सो मैं इसी की लैप में सारा दिन बैठा रहता हूँ एंड बहुत एंजॉय करता हूँ। सो फाइनली सर, आप एक स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो डेस्परेटली अब्रॉड जाना चाहते हैं? कौन सा कंट्री चूज करना चाहिए और क्या और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? बच्चे को अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही कंट्री चूज करना चाहिए और बहुत सारे जो कंसल्टेंट या एजेंट्स हैं वो बच्चों को बहुत छोटी छोटी कंट्रीज में, सिंगापुर, मलेशिया, पोलैंड, हॉलैंड ऐसी कंट्रीज में भेज देते हैं, साइप्रस। तो मैं एडवाइस करना चाहता हूं बच्चों को कि अगर आपने जाना ही है, स्टडी करना ही है, तो आप अमेरिका, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज के बारे में ही सोचो, बिकॉज ये डेवलप्ड कंट्री हैं एंड यहाँ पे आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं, जो कनाडा नहीं जा सकते हैं, वो ना जाएं। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो नहीं जा सकते, जो नहीं क्वालिफाई करते हैं, वो जो एजेंट्स हैं जो उनको मिसगाइड करते हैं, जिनको सपने दिखाते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, हम एट एनी कॉस्ट आपको भेज देंगे, मैं ये बताना चाहता हूं कोई भी कंट्री आपको बिना क्वालिफिकेशन के नहीं लेगी, फिर आप लोगों के साथ गलत ही होता है। तो इसलिए आप अपनी फ्रस्ट्रेशन के सामने अपनी लाइफ को मत रखो, बिकॉज जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसको इतना अजाई मत गवाओ आप गलत एजेंट्स के चक्कर में पड़कर। सर, एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि बहुत लोग मैंने देखा है यहाँ से, पंजाब से कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया चले तो जाते हैं लेकिन वो सेटल नहीं हो पाते हैं। पीआर के लिए वो दर दर भटकते हैं, कई बार कुछ गलत काम भी करने लग जाते हैं। सेटल क्यों नहीं हो पाते, क्या कमी रह जाती है? 70 to 80-90% तक अगर मैं बात करता हूँ जी, आपका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें स्टूडेंट्स का ही फॉल्ट रहता है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। बिकॉज बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो पंजाब के मैं अगर स्टूडेंट्स को एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो सेटल नहीं हो पाते, और या उनको पीआर जिसके लिए परमानेंट रेजिडेंसी जो उनका ड्रीम होता है उसके लिए वो जाते हैं। बिकॉज ये भी डिफरेंट है, बहुत सारे लोगों बच्चों का जो ड्रीम होता है वो एजुकेशन होता है, मैक्सिमम पंजाब रीजन से जो बच्चे हैं उनका जो ड्रीम होता है वो परमानेंट रेजिडेंसी होता है। वो क्यों नहीं ले पाते? बिकॉज इसके दो मेन रीजन है जी, 2 मेन रीजन है। जो पहला रीजन है वो ये है कि बच्चे जो अपना कोर्स एंड कॉलेज चूज करते हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से चूज नहीं करते, वो अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की वजह से चूज करते हैं। मेरा फ्रेंड उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में, मैं भी वहीं पे जाना हूं, उसकी क्या बैकग्राउंड थी, आपकी क्या बैकग्राउंड है ये नहीं देखते, आपके लिए कौन सा अच्छा कोर्स है ये नहीं देखते, उनको अपने रिलेटिव्स के पास या अपने फ्रेंड्स के पास जाना है। ये एक मेजर रीजन है जो बच्चे कामयाब नहीं हो पाते। एंड सेकंड, इससे भी बहुत बड़ा जो रीजन है वो ये है कि हमारे स्पेसिफिकली अगर मैं पंजाब के स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो बच्चे कनाडा में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाते तो हैं, बट जा करके वो जिस काम के लिए जाते हैं वो नहीं करते। दे आर मोर फोकसिंग अबाउट द वर्क। वो स्टडी के साथ में जो काम करते हैं वो इतना इंडल्ज हो जाते हैं, वो इतना काम में पड़ जाते हैं, वो 20 आवर्स उनको मिलते हैं पार्ट टाइम पर वीक, 20 आवर्स, वो 20 के वो 40 एंड 80 एंड 100 आवर्स तक पहुंच जाते हैं। एंड वो स्टडी जिसके लिए वो गए होते हैं उसको छोड़ करके प्राइमरी मोटिव उनका जो हो जाता है वर्क करना, कि उनको लग रहा है कि हम 2 साल में जितना काम करेंगे इतनी 2 साल की फीस अपनी वापस निकाल लेंगे। तो फीस वापस निकालने के चक्कर में वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनको वहां जाकर के सारे खुद काम करने पड़ते हैं, उनको कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, बर्तन भी खुद साफ करने पड़ते हैं, खाना भी खुद बनाना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, उसके साथ फिर वो काम भी बहुत दबा के करते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत रीजन है। मेरा मैसेज है टू ऑल द स्टूडेंट्स, आप 2 इयर्स या 4 इयर्स का 2 इयर्स डिप्लोमा या 4 इयर्स की डिग्री के लिए आप जा रहे हो, until unless you are not completing your degree,
डोंट फोकस ऑन पार्ट टाइम वर्क, मत करो ये पार्ट टाइम वर्क। अगर करना भी है तो अगर 20 दिया है तो 20 पे ही फोकस करो, और वो भी नहीं करो। अगर वो 20 आवर्स आप अपने सब्जेक्ट पे लगा सकते हो, अपने आप पे लगा लोगे, लाइब्रेरी में चले जाओगे या कुछ और इन्वेंट कर लोगे, कुछ और नॉलेज ले लोगे आप, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस करता हूं कि अपने बच्चों को ये फोर्स मत करो, उनके ऊपर ये प्रेशर मत डालो कि वो आपको जाते ही कमाई करके भेजना शुरू कर दें। पहले वो स्टडी करेंगे, उसके बाद वो इतनी कमाई करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, बट उनको पढ़ने दीजिए आप 2 साल के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतने अच्छी तरीके से गाइड किया हमारी ऑडियंस को। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू जी।